हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि त्रिपाठी पर। आज हम लोग क्लास 10 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, बुक का नाम है हमारी अर्थव्यवस्था भाग 2, इस विषय के पाठ संख्या 1 का संपूर्ण प्रश्न उत्तर करेंगे। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें। अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, इस पाठ का संपूर्ण प्रश्न उत्तर। वस्तुनिष्ठ प्रश्न संख्या 1, निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। कृषि। इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। 15 मार्च 1950। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है विकसित। से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। बिहार। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। भारत अंग्रेजी शासन का एक उपनिवेश था, तो इसका आंसर है उपनिवेश। अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का डैश किया, तो इसको हम बोलेंगे शोषण किया। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की डैश है, एक प्रणाली है। द्वितीय क्षेत्र को डैश क्षेत्र कहा जाता है, औद्योगिक। आर्थिक विकास आवश्यक रूप से डैश की प्रक्रिया है, परिवर्तन। भारत में आर्थिक विकास का श्रेय डैश को दिया जा सकता है, नियोजन। आर्थिक विकास की माप करने के लिए डैश को सबसे उचित सूचकांक माना जाता है, इसका आंसर है प्रति व्यक्ति आय। साधनों के मामले में धनी होते हुए भी बिहार की स्थिति डैश है, दयनीय है। बिहार में डैश ही जीवन का आधार है, कृषि। बिहार के विकास में डैश एक बहुत बड़ा बाधक है, बाढ़। आइए अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे, इसको हम लोग ए से डिनोट करेंगे। तो पहला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। इसका उत्तर पेज नंबर 2 और 3 पर है। था किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह संसाधनों का प्रयोग करता है। या फिर हम यह भी कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। अर्थात हम कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। आर्थिक क्रियाओं का अर्थ उन सभी क्रियाओं से है जिसमें लोग आय प्राप्त करते हैं, और वो सभी क्रियाएं जो कानूनी रूप से और सामाजिक रूप से सत्य और सही होती हैं, उन सभी क्रियाओं को ही हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं, जिनके जरिए धन का उपार्जन होता है, लोग आजीविका चला। इस तरह से कुछ जरूरी बातें इसकी परिभाषा में होनी चाहिए। इसमें मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि होनी चाहिए, संसाधनों का प्रयोग होना चाहिए, आजीविका होनी चाहिए और आर्थिक क्रियाएं होनी चाहिए, और इन सभी के जरिए लोगों को आय की प्राप्ति होनी चाहिए, और यह आय की प्राप्ति कानूनी रूप से और सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 2, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। इसका उत्तर पृष्ठ संख्या 5 और 6 पर दिया हुआ है। यह रहा इसका उत्तर। मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था के मिश्रण को कहते हैं। अर्थात उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार एवं निजी व्यक्तियों के पास होता है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यह अर्थव्यवस्था पूंजीवाद और समाजवाद के बीच का रास्ता है।
सतत विकास क्या है? इसका उत्तर पृष्ठ संख्या 8 पर दिया हुआ है। यह रहा इसका उत्तर। सतत विकास, जिसको हम इंग्लिश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कहते हैं, इसका अर्थ होता है कि ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके। सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी के विकास को भी ध्यान में रखा जाता है। अर्थात विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकताएं बिना भावी पीढ़ी की क्षमता योग्यता से समझौता किए पूरी की जाती हैं, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऊर्जा संसाधन के लिए नवीकरणीय संसाधनों पर जाते हैं। नवीकरणीय संसाधन जैसे जल, जैसे सूर्य का प्रकाश, जैसे धरती की ताप ऊर्जा, जैसे समुद्र की लहरों की ऊर्जा इत्यादि। और इसमें हम परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को बचाते हैं, जैसे कोयला, गैस, पेट्रोलियम इत्यादि। इससे क्या होता है कि हम अपनी वर्तमान ज़रूरतें भी पूरी करते हैं। विकास की किसी भी प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं उत्पन्न होती है। हम विकास की हर एक प्रक्रिया में आगे बढ़ते रहते हैं और भावी पीढ़ी के लिए भी इन सभी प्रकार के संसाधनों को हम बचा कर भी रखते हैं कि हो सकता है भावी पीढ़ी हमसे ज़्यादा क्षमतावान हो, तो वो इन संसाधनों का और ज़्यादा बेहतरीन उपयोग कर सके। तो इस प्रकार से जो हम विकास प्राप्त करते हैं, इसे हम सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। आर्थिक नियोजन क्या है? इसका उत्तर पृष्ठ संख्या 9 पर दिया हुआ है। यह रहा इसका उत्तर। आर्थिक नियोजन का अर्थ एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व निर्धारित सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों का नियोजित समन्वय एवं उपयोग करना है। यानी यहाँ यह बोला गया है कि ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम अपने विकास को, अपने सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त भी करेंगे और इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करेंगे और कैसे क्या टाइम यूटिलाइज करना है, रिसोर्सेज को यूज करना है, संसाधन, उसका एक प्लानिंग करेंगे और उसके ज़रिए हम अपने सभी तरह के विकास प्रक्रिया को प्राप्त करेंगे। वही बात यहाँ दूसरे शब्दों में भी लिखी हुई है कि आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। यह डिफिनीशन योजना आयोग के द्वारा दिया गया था। योजना आयोग का गठन भारत में 15 मार्च 1950 को किया गया। फिलहाल योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है? इसका उत्तर पृष्ठ संख्या 15 और 16 पर दिया हुआ है। यहाँ मानव विकास रिपोर्ट के बारे में कुछ जरूरी तथ्य, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोलते हैं, मानव विकास सूचकांक। यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का ही हिस्सा है, जिसमें पहली बार महमूद अल हक के निर्देशन में तैयार किया गया था। मानव विकास रिपोर्ट UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में बताया गया है। देशों की तुलना की जाती है। इसमें लोगों के शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय को आधार बनाकर एक रिपोर्ट तैयार किया जाता है। अर्थात मानव विकास सूचकांक में हम 3 चीज़ों पर ध्यान देते हैं। जीवन आशा, ये हेल्थ से रिलेटेड बात हो गई। शिक्षा प्राप्ति, एजुकेशन से रिलेटेड बात हो गई। जीवन स्तर, ये इकोनॉमिक्स यानी पर कैपिटा इनकम से रिलेटेड बात हो गई। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ये 3 बातें जोड़ी जाती हैं। जीवन आशा सूचकांक जोड़ शिक्षा प्राप्ति सूचकांक जोड़ जीवन स्तर सूचकांक, तीनों को मिलाकर ही हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांक को तैयार करते हैं और इन सभी को हम मानव विकास रिपोर्ट कहते हैं। कुछ अन्य ज़रूरी बातें, जैसे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इस रिपोर्ट को छापता है। 2006 में यह रिपोर्ट छपा। आधार था 2004 का। इसमें बहुत सारे देशों को बताया गया। 2006 तक 177 देश का रैंकिंग किया गया था। इसमें भारत की रैंकिंग 126 थी। वर्तमान में 2023 में 191 देश इसके सदस्य हैं। 191 की रैंकिंग की गई है, उसमें भारत का स्थान 132 है और नंबर 1 पर यहाँ उस 2004 में नंबर 1 पर नॉर्वे को दिखाया गया है। फिलहाल 2023 में नंबर 1 पर स्विट्ज़रलैंड है और नंबर 2 पर नॉर्वे है।
आधारिक संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रकाश डालें। इसका उत्तर पृष्ठ संख्या 17 पर दिया हुआ है। यह रहा इसका उत्तर। आधारिक संरचना का मतलब उन सुविधाओं या सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं, जैसे बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, पुलिस, डाकघर, बीमा इत्यादि। इन सभी को हम देश के लिए आधारिक संरचना कह सकते हैं, क्योंकि इससे देश का विकास निर्भर करता है, इसलिए इन्हें हम आधारभूत ढांचा या आधारिक संरचना कहते हैं। किसी भी देश के विकास में, आर्थिक विकास में इन संरचनाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता है। आइए अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करें, इसे हम बी से डिनोट करेंगे। प्रश्न संख्या 1, अर्थव्यवस्था की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी से क्या समझते हैं? इन्हें कितने भागों में बांटा गया है? इसका उत्तर पृष्ठ संख्या 3 और 4 पर है। कह रहा है इसका उत्तर अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी किसे कहते हैं? तो कह रहा है कि अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं या गतिविधियां संपादित की जाती हैं, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार। इन सभी क्रियाओं को हम मोटे तौर पर 3 भागों में बांटते हैं: प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर, द्वितीयक क्षेत्र सेकेंडरी सेक्टर, तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र, जिसे हम टर्सरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। अब इसे एक चार्ट के जरिए भी देख लेते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, वन, मछली पालन इत्यादि होता है। द्वितीयक क्षेत्र में उद्योग के अर्थात कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग या बड़े उद्योग। द्वितीयक का ही है निर्माण उद्योग, गैस एवं बिजली। और तृतीयक क्षेत्र में बैंक, परिवहन, संचार, व्यापार, अन्य सेवाएं में जैसे शिक्षा, चिकित्सा, डाक सेवा, पुलिस सेवा, सुरक्षा संबंधी सेवा इत्यादि। आइए अब इनको थोड़ा डिटेल में देखें। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मछली पालन, जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करना जैसे व्यवसाय आते हैं। द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत खनिज व्यवसाय, निर्माण कार्य, जनोपयोगी सेवाएं जैसे गैस, बिजली इत्यादि का उत्पादन आता है। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत बैंक एवं बीमा, परिवहन, संचार, व्यापार, शिक्षा, चिकित्सा, पुलिस सेवा, डाक सेवा, अन्य सुरक्षा संबंधी सेवा इत्यादि। ये सभी क्रियाएं प्राथमिक द्वितीयक क्षेत्रों की क्रियाओं को सहायता प्रदान करती हैं, इसलिए इसे सेवा क्षेत्र कहा जाता है। प्रश्न संख्या 2, आर्थिक विकास क्या है? आर्थिक विकास तथा औद्योगिक वृद्धि में अंतर बताएं। इसका उत्तर पृष्ठ संख्या 6 और 7 पर दिया हुआ है। आइए पहले आर्थिक विकास को समझ लें। आर्थिक विकास एक ओर श्रम शक्ति की वृद्धि दर तथा दूसरी ओर जनसंख्या में वृद्धि के बीच का संबंध है। आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों में अर्थात प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक उत्पादकता का ऊंचा स्तर प्राप्त करना होता है। आइए अब हम लोग आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर को समझें। श्रीमती उर्सुला हिक्स ने कहा था कि वृद्धि शब्द का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों के संबंध में किया जाता है, जबकि विकास शब्द का प्रयोग विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ में यानी देशों के बारे में किया जाता है। जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान विकसित देश हैं, तो वो जब वृद्धि करते हैं तो उसे हम आर्थिक वृद्धि कहते हैं, जबकि भारत जैसे देश जब डेवलपमेंट कर रहे हैं, विकास, तो उसे हम आर्थिक विकास कहते हैं। यही फ़र्क है आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में, क्योंकि भारत एक विकासशील देश है, जबकि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फ्रांस ये सभी विकसित देश हैं। और डिफिनीशन समझ लेते हैं। मेडिसन्स के अनुसार धनी देशों में आय का बढ़ता हुआ स्तर आर्थिक वृद्धि का सूचक होता है, जबकि निर्धन देशों में आय का बढ़ता हुआ स्तर आर्थिक विकास का सूचक होता है। आर्थिक विकास की माप कुछ सूचकांकों के द्वारा करें। इसका उत्तर पृष्ठ संख्या 14 और 15 में दिया हुआ है। आर्थिक विकास की माप एवं सूचकांक, इसके 2 सूचकांक हैं, राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम और दूसरा है प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम। राष्ट्रीय आय को आर्थिक विकास का एक प्रमुख सूचक माना जाता है,
किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। सामान्य तौर पर जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित कहलाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है वह अविकसित या विकासशील देश कहलाता है। तो भारत अविकसित या विकासशील देश की श्रेणी में है, डेवलपिंग कंट्री, जबकि अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जापान ये सभी विकसित देश की कैटेगरी में है, यानी डेवलप्ड नेशंस। आइए अब प्रति व्यक्ति आय को समझें। पर कैपिटा इनकम किसे कहते हैं? आर्थिक विकास की माप करने के लिए प्रति व्यक्ति आय को सबसे उचित सूचकांक माना जाता है। प्रति व्यक्ति आय देश में रहते हुए व्यक्तियों की औसत आय होती है। राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है वह प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। फॉर्मूला है प्रति व्यक्ति आय इक्वल्स टू राष्ट्रीय आय बाई कुल जनसंख्या। वर्ल्ड बैंक के अनुसार, जिसको हम वर्ल्ड बैंक कहते हैं, उसने एक रिपोर्ट सबमिट किया था, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2006। उसके अनुसार जिन देशों की 2004 में प्रति व्यक्ति आय 4,53,000 रुपये प्रति वर्ष या उससे अधिक है वह विकसित देश यानी समृद्ध देश, डेवलप्ड नेशन है। और वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय 37,000 रुपये प्रति वर्ष या इससे कम है उन्हें निम्न आय वाला देश यानी विकासशील देश कहा गया। भारत निम्न आय वर्ग के देश में आता है क्योंकि भारत की प्रति व्यक्ति आय 2004 में केवल 28,000 रुपये प्रति वर्ष थी। चार्ट दिया हुआ है, तालिका 1.3 चयनित राज्यों की प्रति व्यक्ति आय। ये 2000 से 2003 का एक चार्ट है जिसमें पंजाब में 26,000 रुपये, केरल 22,800, बिहार 5700 रुपये प्रति व्यक्ति आय प्रति वर्ष बताया गया था। जबकि 2020-21 में यह डेटा पंजाब के लिए 1,50,000 है, जबकि केरल के लिए 2,05,000 है, बिहार के लिए यह बढ़कर 44,000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष हो गया है। फिलहाल रैंकिंग में 2020-21 के अनुसार नंबर 1 पर गोवा है जहां प्रति व्यक्ति आय 4,30,000 है। दूसरे नंबर पे सिक्किम है जहां प्रति व्यक्ति आय 4,12,000 है। दिल्ली 3,44,000, चंडीगढ़ 2,93,000। फिर नंबर 5 पर कर्नाटका, नंबर 6 पे हरियाणा है। बिहार इस लिस्ट में सबसे लास्ट नंबर पर है। दीर्घ उत्तरीय का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण हैं और पिछड़ेपन को दूर करने के क्या मुख्य उपाय हैं? इसका उत्तर प्रश्न संख्या 18 और 22 में दिया हुआ है। यह रहा उत्तर। बिहार के पिछड़ेपन के कारण तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, आधारिक संरचना का अभाव, कृषि पर निर्भरता, बाढ़ एवं सूखा से क्षति, औद्योगिक पिछड़ापन, गरीबी, खराब विधि व्यवस्था, कुशल प्रशासन का अभाव, जिसको इधर साइड में डिटेल भी किया हुआ है। आइए अब हम देखते हैं बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो 1 नंबर पे हमें जनसंख्या पर नियंत्रण करना होगा। दूसरा, कृषि का तेज़ी से विकास करना होगा। तीसरा, बाढ़ पर नियंत्रण करना होगा। 4, आधारिक संरचना का विकास करना होगा। उद्योगों का विकास करना होगा। गरीबी दूर करना होगा। शांति व्यवस्था की स्थापना करनी होगी। स्वच्छ तथा ईमानदार प्रशासन की ज़रूरत है। केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधनों का हस्तांतरण की भी ज़रूरत है। इस तरह से आज हम लोगों ने पाठ संख्या 1 का वस्तुनिष्ठ, रिक्त स्थान, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर किया। आशा करता हूँ आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको आज का यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।